बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इमरान खान की दरखास्त पर फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जानिब तो फैसला जल्द सुनाने का इंदिया दे दिया है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ कुछ बारीक वारदातें जो कि पहले दिन से ही, जब से इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किए जाने का अमल शुरू हुआ है उस दिन से लेकर आज के दिन तक इमरान खान साहब के साथ बारीक वारदातें डलती जा रही हैं। एक जानिब तो ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको पिछले एक हफ्ते से एक बात आपके सामने रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही साहब का जो केस है वो समाअत के लिए लगा है। इस केस के अंदर जो बेंच बना है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और जारी बात है कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जजेस समझे जाते हैं। तो ये जो कुछ भी होगा इसमें जो समाअत होगी उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और फिर आइन और कानून से बालातर होकर जो पीटीआई को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उस हवाले से काजी साहब की अदालत में, काजी साहब के हम ख्याल जजेस की अदालत में यह पहला केस होगा और इस केस से आइंदा आने वाले तमाम तर केसेस की हवाले से हमें चीजें वाजे हो जाएंगी। तो आज समाअत के अंदर भी यूं ही लग रहा है कि बहुत कुछ क्लियर हो गया और पीटीआई को अब ज्यादा उम्मीदें शायद ना रखनी पड़े और पीटीआई जो है उसे शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अब वो उम्मीदें जो कि बहुत ज्यादा थी वो शायद कम होती जाएं। इसमें जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक सवाल यही हो रहा है कि क्या अगवाकारों को खुली छुट्टी दे दी गई है। आज ये मामला बड़ा आम है और उस्मान डार के बाद मुराद सईद ने भी बड़ा धमाका कर दिया है और मुराद सईद ने भी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, उस पर भी बात करनी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब जरा नाज़रीन किराम कुछ अपडेट्स भी आपके सामने रखने हैं। एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा ने सेनेटर अफनानुल्लाह को टीवी प्रोग्राम में तशद्दुद का निशाना बनाने से मुतल्लिक केस में वकील शेर अफजल मरवत की दरखास्त जमानत कंफर्म कर दी है। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ निजी चैनल पर सेनेटर अफनानुल्लाह से मार कुटाई करने से मुतल्लिक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में हुई। वकील सफाई आदिल काजी ने कहा कि सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ पहले अलग दरखास्त दी, बाद दूसरी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी दरखास्त में धमकी देने की दफात को भी शामिल कर दिया गया। ट्वीट्स में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को पीटा है। वकील आदिल काजी ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत से किसी किस्म की बरामदगी नहीं की गई। शेर अफजल मरवत डायबिटीज, शुगर के मरीज हैं, जिस पर जज ने कहा कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो डायबिटीज के मरीज हैं तो प्रोग्रामों में जाने के बजाय इलाज करवाएं। मुद्दई वकील आदम खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने वीडियो में तस्लीम किया कि उन्होंने अफनानुल्लाह को मारा। लड़ाई के बाद अफनानुल्लाह को जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत इस बात को भी जहन में रखे कि किसने पहले मारा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंदराज मुकदमा करवाकर कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वकील ने कहा कि नेशनल टीवी पर सेनेटर अफनानुल्लाह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि शेर अफजल मरवत मरीज हैं और जज्बात में वाकया पेश आ गया, वो इमोशनल हो गए और वो जज्बात में आ गए और ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। मुद्दई वकील ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने कसम खाई कि उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को बहुत मारा। शेर अफजल मरवत ने दौरान समाअत बार बार जज ताहिर अब्बास सिपरा से मुकालमा करने की कोशिश की और कहा कि जज साहब मेरी भी सुन लें, जिस पर जज ने कहा कि शेर अफजल मरवत मुझे सुन लो, आप हर जगह प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हो। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह के लग गए। अलबत्ता इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी जमानत कंफर्म हो गई है और ये केस जो है पहले इन्होंने अपने साफियों के जरिए ये नैरेटिव बनवाया कि शेर अफजल मरवत साहब को फेंटा लगा। अफनानुल्लाह साहब ने भी कहा कि मैंने बहुत मारा, बाद में उन्होंने कहा कि मुझे मार पड़ी। शेर अफजल मरवत ने कहीं पे अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे मार पड़ी है। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि बस जो होना था हो गया और जिस तरह के मामलात हैं, वकील ने कहा कि डायबिटीज के मरीज हैं और जज्बाती हो गए और उन्होंने थोड़ा सा बस हाथ पांव हो गए, मार लिए, तो ये सारा मामला चला है। तो ये भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। अच्छा भाई, दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं उनकी अदालत से भी एक बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत लिख दिए हैं। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन रूल से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिखे हैं। चीफ
चीफ जस्टिस ने 28 खत लिखे हैं। जराये के मुताबिक खतूत के जवाब में तजावीज़ आने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अदालत उज़्मा में कुल 17 जजेस में से 2 की नशिस्तें खाली हैं, जो कि काजी साहब फिल करना चाह रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और भी हुआ है, और एक जानिब सुप्रीम कोर्ट और एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल में ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर 2 से 3 रोज में फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया है। और ये 2 से 3 रोज भी हफ्ता भी हो सकते हैं, अब आगे तो वैसे ही वर्किंग डेज कोई नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की जल्द फैसले की मुतफर्रिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल में समाअत के लिए साइफर केस मुकर्रर है। आप उससे पहले फैसला सुनाएं, पता तो चले ना कि आपका फैसला क्या आता है, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर फैसला पहले से महफूज है, पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे कि केस का फैसला दे दें। अब ये चीज समझ नहीं आ रही कि मंगल में को समाअत है, तो मंगल को अगर समाअत है तो आप उससे पहले फैसला दें कि वो समाअत हो सकती है या नहीं, क्लियर करें। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि मैं जल्दी कर देता हूं, पीर को तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में मैं फैसला कर दूंगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि एक बात बताएं कि प्रेस में आया है कि अडयाला जेल मुंतकिली पर आपको एतराज़ है, आपकी अपनी पटिशन अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की थी और वो मंजूर हुई, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है? शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफिशियल तौर पर तो ऐसा कोई बयान नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हैरान था कि आपकी पटिशन मंजूर हुई, फिर भी आप ये क्यों कह रहे हैं? अलबत्ता आप यही समझें कि मंगल को समाअत फिर अडयाला में ही होगी, उसी तरह से जिस तरह से होती आई है। और ये यूं लग रहा है कि पतली गली से बस वही बात है जो आपके सामने, अब ज्यादा बात करें तो वही बात हो जाती है, वो शेर ही याद आता है, और वो शेर ही हम पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी हम नहीं कुछ कर सकते कि आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अब जरा नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके हवाले से आपको पता है कि केस की समाअत हुई, और मैं ये बात पहले बहुत दफ़ा रख चुका हूँ और मुझे उम्मीद थी कि ये 3 रुकनी बेंच है, इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज साहब हैं, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि ये केस लगा परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत मनसूख होने का, उन्हें अरेस्ट करने का, और इसमें परवेज़ इलाही साहब को 15 मरतबा 14-15 मरतबा अरेस्ट किया गया, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया गया, अदालतों के अहकामात का तमस्खर उड़ाया गया, धज्जियाँ उड़ाई गई आइन और कानून की, बार बार अरेस्ट किया गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर सवाल पूछा जा सकता था। लेकिन आज जो सवाल पूछा गया वो सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया कि परवेज़ इलाही केस में हाई कोर्ट ने ब्लैंकेट बेल यानी कि हिफाजती जमानत कैसे दे दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि जी आपने, हाई कोर्ट यानी उन्होंने कहा कि हमें बड़ी हैरत है, बड़ी तशवीश है कि ब्लैंकेट बेल कैसे दे दी। यानी अगवाकारों के ऊपर पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ है, पीटीआई इस बात के ऊपर हैरानी का इजहार कर रही है कि आप इस बात पे तशवीश करते तो साथ उस बात पे भी तशवीश करते कि इस तरह से कैसे अदालती अहकामात वायलेट हुए। इन्होंने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को अच्छी बात यह है, शुक्र है कि इस किस्म की कोई परेशानी नहीं कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ पिछले 1 साल से क्यों हो रही हैं, और ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और धक्के से दिलवाए गए जबरी इंटरव्यूज़ और गवाहियाँ क्या कोई कानूनी हैसियत रखती भी हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किसी चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तशवीश नहीं है। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि फैज़ाबाद धरना केस इतने अरसे बाद जिंदा हो गया, इलेक्शंस का 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं, पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्तें वैसे ही पड़ी हैं। और यहाँ पर वैसे और बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई और बड़े मामलात हुए, और सरदार तारिक मसूद साहब ने जो आज सवाल पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि किस कानून के तहत हाई कोर्ट की जानिब से सियासतदानों को लामुतनाई जमानत दी जा रही है, तो इसके ऊपर फिर मैं आपको ये बता दूं कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये एक लंबी दास्तान है। एक थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके बेटे थे अरसलान इफ्तिखार जिन्होंने रज की करप्शन की और एक दिन पकड़ा गया। उस अरसलान इफ्तिखार के वकील थे सरदार इसहाक, आप उनको जानते तो होंगे। सरदार इसहाक कौन थे? इतना सुनना था कि समाअत मुलतवी हो गई और बात यहीं पे रुक गई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अभी तो उसने सरदार इसहाक के बेटे सरदार एजाज इसहाक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती पर भी बात करनी थी कि कैसे हो गई, तो समाअत मुलतवी हो गई। यानी लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कुछ बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, उस तरफ को जा रहे थे। तो ये एक चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अब नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं मुराद सईद साहब की। रोपोश हैं और हिट लिस्ट पे हैं। सबसे ज़्यादा कोशिशें होती रही उन्हें अरेस्ट करने की, अभी भी होंगी कोशिशें। उस्मान डार साहब ने भी कहा कि आज़म सवाती और मुराद सईद ग्रुप है जिसकी ये सोच थी, जिसके खान साहब हामी हुए और फिर ये थ्योरी जो है ये प्रिवेल की कि इदारों पर हमला करना है। तो मुराद सईद साहब जो है आज उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है और मुराद सईद साहब ने अपना जो केस है वो आवाम के सामने रखा है। 1-2 मिनट है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। लिखते हैं मुराद सईद साहब की तलबा सियासत में कदम रखने से पहले मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। बहुत से चेहरे जो आज अपने अपने शोबों में अच्छा नाम बनाकर आपकी टीवी स्क्रीन की जीनत बनते हैं, उनसे उस जमाने में मेरी वाकफियत थी जब मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। इनमें से बहुत से मेरे अकायद और नजरियात से बखूबी वाकिफ हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखने के बाद 2 मरतबा जेल की हवा खाई। तलबा सियासत में जेलें, मार कुटाई, दंगे फसाद पाकिस्तान में एक मामूल की बात है, लेकिन रिवायत की मुतजाद मेरे जेल जाने का सबब कोई तंजीमी दंगा फसाद नहीं था। पहली मरतबा वजह अदलिया बहाली तहरीक और दूसरी मरतबा रेवन डेविस के खिलाफ एहतजाज बना। यानी एक मरतबा पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती और दूसरी मरतबा पाकिस्तान की खुददारी के लिए जेल गया। एक और सबब भी बन सकता था मेरे जेल जाने का, जब मेरा आधा गांव मट्टी का ढेर बन गया था और मेरी मां गोश्त के एक लोथड़े जैसी उस ढेर पर पड़ी थी। मैं उसी ढेर पर खड़े होकर अपने दर्द बयान करता। मेरे जैसे बहुत सौ का खून खौल रहा था उस वक्त। जुबान तो तब भी मेरे पास थी, तंजीम भी थी, रियासत मुखालिफ बयानिया बिक भी बहुत अच्छी कीमत पर रहा था। दहशतगर्दी का जो इल्जाम आज मुझ पर लग रहा है, मैं तब उसको बुनियाद फराहम कर सकता था, मगर मैंने जो रातें अपनी बीमार मां के सिरहाने गुजारी, उनकी शामें मैंने आईडीपी कैंपों में राशन फराहम करते और दिन जख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करते गुजारे। एहसान नहीं जता रहा, बस याद दिला रहा हूं कि वतन से मोहब्बत की हमने कीमत सिर्फ अदा की है, हमने ये कीमत वसूल करने की तवक्को ना ही रखी, वरना 4 साल की वजारत में मेरे खाते में सिर्फ वजीर आजम के साथ 2 दिन का एक उमरा ना लिखा होता। किसी को शक हो तो अफसरान दोनों वजारतों में आज भी वही बैठे हैं, पूछ लें। मैं शायद पाकिस्तान की तारीख में इकलौता वजीर हूंगा जिसके खिलाफ आर्मी चीफ वजीर आजम के पास शिकायत लेकर गया कि बहुत एहतसाब शुरू कर रखा है, थोड़ा हाथ हौला रखे। मैंने तो वजारत भी ऐसे की है जैसे कोई फौजी अपने मुल्क के लिए जंग में मोर्चा संभालता है। आज अगर किसी फर्द ने खुद को रियासत समझ लिया है और खुद को आइन और कानून से बालातर करार देकर मुल्क की 25 करोड़ अवाम की गैरत की बोली लगाया है, तो मैं उसको अपनी जिंदगी की कीमत पर भी गलत कहूंगा। आज अगर 2-4 गुंडे ऊंची कुर्सियों पर बैठकर खुद को खुदा समझे बैठे हैं और लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं, तो मैं उसकी खुदाई के खिलाफ अलम बुलंद करूंगा। आज अगर किसी वतन फरोश की अना की तस्कीन के लिए मेरे हम वतनों के लिए जमीन तंग की जा रही है, हुब्बुल वतनों को कैद और कत्ल किया जा रहा है, तो मुझसे तस्लीम की तवक्को इबस है। हां, अगर बात रियासत पाकिस्तान की हो रही है तो मुझे यह लफ्जों में साबित करने की जरूरत नहीं कि मेरा मुल्क, मेरे लोग मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर हैं। मैंने जब इससे वफादारी का हल्फ भी नहीं उठाया था, तब भी मैंने अपनी सशक्ति मां के सिरहाने से उठकर इसके जख्मों पर मरहम रखा था। मेरे कांधे पे जब उसकी हमियत का बार नहीं भी था, मैंने तब भी इसकी गैरत के लिए सऊबतें झेली थी। आज तुम्हारा सौदा नहीं बिक रहा तो मुझे दुश्मन ममालिक की एजेंसियों से जोड़ रहे हो। मैंने रॉ की एजेंटी करनी होती तो एनडीएस के टाउट मुझे 8 साल से गालियां ना दे रहे होते। 9 मई से पहले कई बार रिकॉर्ड पर ला चुका हूं कि दहशतगर्दों की वापसी के हवाले से कौम को खबरदार करने, अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले के किरदारों का पर्दाफाश करने की पादाश में मैं जेरे अताब हूं। 9 मई को तो 5 माह होने को हैं, लेकिन मैं तो 1.5 साल से दरबदर हूं, क्योंकि मेरे जराइम की फहरिस्त में पाकिस्तानी कौम के पैसे का एहतसाब, इमरान खान से वफादारी और पाकिस्तान की खुददारी का सौदा करने वालों से सवाल करने का जुर्म 9 मई से पहले शामिल था। और ये इन्होंने जाहिर बात है वो बात की है कि मुझे आप मेरे मामलात को, मेरे नजरियात को आप दूर नहीं कर सकते, और अपना आप कह लें कि केस रखा है कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।